हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है मैं भाई आपको हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस करवाने लग रही हूँ। भक्ति काल हमने कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल हमारी थ्योरी क्लास से हो गई है। जितनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी, काव्य पंक्तियाँ, वो मैंने आपको करवा दी है। और भक्ति काल के जितने भी पीवाईक्यू थे वो हमारे हो चुके हैं भाई। ठीक है, आज से हम रीतिकाल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इससे जो मैं आपको करवाने लग रही हूँ इससे है ये सारा संबंधित भी। इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वाला। तो देखते हैं आगे। और कई बच्चे पूछते हैं मैडम कौन सी बुक में से करवा रहे हो, तो ये दृष्टि की बुक है, नेट JRF की, वहाँ से करवा रही हिंदी साहित्य में आपको भाई। और इसका संस्करण 5 या 6 हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक माना है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने रीतिकाल का समय संवत 1700 से लेकर इनका 1900 संवत तक माना है। ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल का समय सीमा है ये, ठीक है, संवत में। और ईस्वी में 1643 से लेकर 1843 ईस्वी माना है भाई। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को 3 प्रकरणों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 में रीतिगत गद्यकार कवि है, और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि आएंगे। तो ये 3 प्रकरणों में क्या है, रीतिकाल बांटा हुआ है भाई। ठीक है, प्रकरण 1 में क्या है, रीतिकाल का सामान्य परिचय। प्रकरण 2 में जो रीति ग्रंथकार कवि है वो ले रखे हैं, और प्रकरण 3 में भाई रीतिकाल के जो अन्य कवि आते हैं वो है भाई। प्रकरण 1 देख लेते हैं, सामान्य परिचय में क्या कुछ है। ठीक है, इस प्रकरण में आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास, लक्षण ग्रंथ, परिपाटी तथा रीति काल के परिवर्तन की समस्या का विश्लेषण करते हुए केशवदास एवं इस काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था भाई। तो ये किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और ऐसे ही पेपर में कथन बनते हैं, क्योंकि हम बुक में से तो कोई पढ़ते नहीं है, बस नोट्स बना लेते हैं। जो मैडम मास्टर करवाते हैं नोट्स, उनसे हम कर लेते हैं। बुक बच्चे पढ़ते हुए बहुत कतराते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप बुक को भी जरूर से जरूर करें, या आप PYQ करते रहते हैं तो बुक में से आप जरूर पढ़ोगे तो भाई आपके जो कथन हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, वो हमारी अच्छे प्रकार से कवर हो जाएगी। जो हमारा 1 या 2 नंबर कटता वो हमारा कटने से बच जाएगा। तो प्लीज़ आप अच्छी प्रकार से क्लास को देखें भाई। और काफ़ी महत्वपूर्ण बुक में से मैं आपको करवाने लग रही हूँ। लक्षण ग्रंथ परिपाटी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का मानना है, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। ठीक है, लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर जिन्होंने रचनाएं की है, जो सैकड़ों कवि है, वो भी क्या है, आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वे वास्तव में कवि ही थे। क्या थे भाई, वे वास्तव में कवि ही थे। ठीक है, उनमें आचार्य तत्व के गुण नहीं थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में असमर्थ हैं। ठीक है, क्या भाई उनके जो अपर्याप्त लक्षण हैं वो साहित्य शास्त्र का सम्यक बोध कराने में क्या थे, असमर्थ थे। इसलिए वो क्या थे, आचार्य कोटि में नहीं गिने जाते। वो सिर्फ क्या है, एक कवि मात्र ही है। बहुत सतलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के स्वरूप का भी ठीक ठीक बोध नहीं हो सकता, कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक नहीं है। तो ये सारा का सारा कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है भाई। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा है। ठीक है, रीतिकाल के आरंभ के बारे में क्या कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये हम देखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया था। ठीक है, क्या भाई क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रीतिकाल के आरंभ में भाई इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले किसने किया था, आचार्य केशवदास ने ही किया था। किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ठीक है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंडता परंपरा
चिंतामणि त्रिपाठी से चले जाता है। रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना। ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अब केशवदास है, इनको देखेंगे हम। केशवदास के प्रसंग में ये पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारी कवि थे भी। केशव ने हिंदी पाठकों को काव्यांग निरूपण की उस पूर्व दशा का परिचय कराया जो भामा और उद्भट के समय में थी। इस उत्तर दशा का नहीं जो आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ द्वारा विकसित हुई। तो ये कथन भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, जब मैं आपको ये जो मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की क्लास स्टार्ट कर रखी है आपके लिए, उसमें एक क्वेश्चन ये भाई कथन काफ़ी बार पूछा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अलंकारों को जिस प्रकार केशवदास ने बहुत से छोटे छोटे प्रकरणों में बांट कर रखा है उसमें भ्रम हो सकता है। ये कभी क्या, जो अलंकारों को जिस प्रकार केशवदास ने बहुत ही छोटे छोटे प्रकरणों में क्या है बांट कर रखा, उसमें क्या भ्रम हो सकता है कि शायद किसी आधार पर उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण किया है, पर वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार के वर्गीकरण का प्रयत्न नहीं किया है। दास जी की एक नई योजना अवश्य ध्यान देने योग्य है। इनका केशवदास जी के विषय में है। संस्कृत काव्य में अत्यानुप्रास या तुक का चलन नहीं था, इससे संस्कृत के साहित्य ग्रंथों में उसका विचार नहीं हुआ, पर हिंदी काव्य में वह बराबर आरंभ से ही मिलता है। तो दास जी ने अपनी पुस्तक में उसका विचार करके बड़ा ही आवश्यक कार्य किया है। ठीक है, सभी कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं भैया। ठीक है, और जो इनसे अलग कथन आते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आगे है रीतिकालीन कविता का मूल्यांकन। जो रीतिकालीन कविता है उसका मूल्यांकन देखते हैं। ये प्रकरण 1 के अंतर्गत है भाई। यह सब लिखने का अभिप्राय यहाँ केवल इतना ही है कि यह न समझा जाए कि रीतिकाल के भीतर साहित्य शास्त्र पर गंभीर और विस्तृत विवेचन या नई नई बातों की उद्भावना होती रही है। रीति ग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। आगे, वास्तव में श्रृंगार और वीर 2 रसों की कविता इस काल में हुई भाई। ठीक है, जो रीतिकाल है उसमें 2 रसों की कविताएं हुई। कौन कौन सी? श्रृंगार और वीर की। ठीक है, इन दोनों रसों की कविता क्या है? रीतिकाल में हुई भाई। प्रधान रस श्रृंगार की ही रही। जो प्रधानता है रीतिकाल में वो श्रृंगार रस की ही रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। ठीक है, क्या भाई? देखो दोबारा से देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, पहले भी आ चुका ये। वास्तव में श्रृंगार और वीर 2 रसों की कविता इस काल में हुई। किस काल में? रीतिकाल में। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। जो प्रधानता है रीतिकाल में श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भाई रीतिकाल में 2 रसों की प्रधानता थी, श्रृंगार और वीर। प्रधानता किस रस की थी? श्रृंगार रस की। ठीक है, और इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन किसका? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। प्रकरण 1 हमारा हो गया है। ठीक है, प्रकरण 1 में जैसे एक कथन है ये दे के पूछ लिया जाएगा। मान लो ये कथन दे दिया जाएगा, ठीक है, और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कथन दे दिया, चाहे यहाँ तक दे देगा, ठीक है, पूछ लेगा ये कौन रीतिकाल के कौन से प्रकरण में से है, तो आप बता सकते हो। अगर बुक पढ़ोगे तो आप बता सकते हो कौन से प्रकरण में से है। तो प्रकरण 1 में से ये कथन लिया गया है। अब है प्रकरण 2, रीति ग्रंथकार कवि। प्रकरण 2 में क्या है भी? रीति ग्रंथकार कवि हैं। इस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया है, जिनका क्रम निम्न है। भाई क्रम से दे रखे हैं ये, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग।
तो चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराज जसवंत सिंह, बिहारीलाल मंडन, मतीराम भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम नेवाज देव, श्रीधर या मुरलीधर, श्रुति मिश्र, कविंद्र या उदयनाथ, श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक स्मृति, गंजन, अली मुहिब खां, प्रीतम। अगला है दास या भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास को दास भी कहते हैं। भूपति, राजा गुरुदत्त सिंह, और जो भूपति थे इनका क्या नाम था असली? राजा गुरुदत्त सिंह। तोष निधि, दलपति राय और वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दुल्ह, कुमारमणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव साहेदास, रूप माही, ठीक है, ये सभी भाई, ठीक है, जो ये है हमारे प्रकरण 2 के अंतर्गत है। रीति ग्रंथकार कवि है ये, ठीक है। मैं PDF दे दूंगी आपको, आप इनको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, ये कहीं पे नोट कर सकते हो। आगे है, चिंतामणि त्रिपाठी की प्रशंसा करते हुए अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने लिए मणिमाल नाम का भी प्रयोग किया है, ठीक है भाई। पूछा जा सकता है ना, मणिमाल नाम का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं या ग्रंथों में किया है? तो चिंतामणि ने किया है। और ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही सभी कथन हैं, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है, महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में लिखा है, ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है महाराजा जसवंत सिंह के विषय में? जो ये भाई हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का है। और ये क्या है? अलंकार निरूपण ग्रंथ है भाई ये। प्रकरण 1 के विषय में यहाँ पे दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं क्योंकि नोट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्रकरण 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया था कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए ये वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराजा जसवंत सिंह ने इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं, ठीक है। आपको ध्यान रखना, प्रकरण 1 के अंतर्गत ये कथन है। फिर बिहारी लाल के विषय में क्या कुछ लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये हम देखते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और कहीं किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है बिहारी सतसई के विषय में, ठीक है। आगे है, बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला, ठीक है। जो बिहारी सतसई है, ठीक है, इसका प्रमाणिक टीका, ठीक है, किसने लिखा था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ठीक है। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ भाई। बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा कि यह एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। तो भाई ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है बिहारी सतसई के विषय में, और बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। आगे देख लेते हैं, नोट दे रखा है यहाँ पे। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थितियां में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक काफी महत्वपूर्ण कथन है यहाँ से भाई, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ठीक है, काफी बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास
पंक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में भी इतना रस भर सकते हैं। इनके दोहे क्या रस किया, ये छोटे छोटे छींटे, इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बंधे सकल शरीर भी। तो ये क्या है कि दोहा है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण नोट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे है, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभव के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक सतलों पर उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विद्वान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदरता योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। ये बिहारी के संदर्भ में लिखा हुआ है भाई। आगे देखते हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कथन पेपर में पूछे जाते हैं, आपको पता है। और ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, जितना मैं आपको करवा रही, रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में से आपको मैं करवाने लग रही हूँ। इसके रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य की बुक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उस बुक का आधार बनाकर ही ये बुक में से सारा मैं करवाने लग रही हूँ। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ये लाइन तो क्या पता कितनी बार पूछी गई है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का भाई। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है। ठीक है, जो भूषण और देव है उन्होंने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है, यानी तोड़ा मरोड़ा उनको, और कहीं कहीं गढ़त शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है भाई। ठीक है, आगे है, बिहारी की कीर्ति मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबेट देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंत सतल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वस्था निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। आगे है, बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता, इसकी सब धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते, मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवि सवैयों का सगुंजन गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता भाई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण अभी सभी आपको ध्यान रखने हैं। भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारिका पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, क्या पता कितनी बार पेपर में आया हुआ है। और जो महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ आप उसको नोट करते जाइए। मतीराम के विषय में क्या कुछ है? मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। क्या भी उसकी सरलता क्या है? अत्यंत स्वाभाविक है मतीराम की कविता की भी, रचना की सॉरी। न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा की। भाषा शब्द आडंबर से सर्वथा मुक्त है। जो भाषा वो शब्द आडंबर से क्या है? मुक्त है भाई मतीराम जी की। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए असक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की सहज चलती और स्वाभाविक भाषा कम मिलती हैं। कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतहर जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम की सी रसनिग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है भाई। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती भाई। तो ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भैया। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग्यध्य था भाई। क्या थी? वाग्यध्य गद्य था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं, इससे उनमें वह नसोद्रोह नहीं आ सका जो कवित्व सवैये की लय के द्वारा संगठित होता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लेना। और ये तो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग्वेदज्ञ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भूषण के विषय में देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। ठीक है, भूषण की कौन से रस के कवि थे? वीर रस के। इधर इनके 2-4 कविता श्रृंगार के भी मिलते हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं है। आगे देख लेते हैं भाई। आगे देव के बारे में पढ़ेंगे, देव जी के बारे में है। ठीक है, देव कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। क्या भाई? कवित्व शक्ति और मौलिकता जो देव कवि इनमें बहुत ज़्यादा थी, पर उनके सम्यक स्फुरन में उनकी रुचि विषय प्राय बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े पेचीदा मजमून का हौसला पानते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच ही में उसका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं सिंध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारी कारण यह भी था कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और कहीं अर्थ अल्प है। भाई श्रीपति जी के विषय में देखते हैं। श्रीपति जी के विषय में देख लेते हैं क्या है। आचार्य तत्व के अतिरिक्त कवित्व भी उनमें ऊंची कोटि का था। ठीक है, जो श्रीपति जी हैं इनमें भाई आचार्य तत्व के अतिरिक्त जो कवित्व था वो भी क्या था? इनमें उच्च कोटि का था, ये आपको ध्यान रखना है। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में है, आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। ये श्रीपति जी के विषय में था। भाई आगे भिखारी दास और प्रकरण 2 कर रहे हैं। भाई प्रकरण 2 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। उनके विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। आगे फिर इनका हम डिटेल में करेंगे, इनकी रचना वगैरह को। ठीक है, भिखारी दास इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक है। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस है इनके। ठीक है, जो भिखारी दास है क्या है? इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक है। ठीक है, ध्यान रखना। इनका श्रृंगार निर्णय, इनकी रचना का नाम है श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का, अपने ढंग का एक अनूठा ही काव्य है, उदाहरण मनोहर और सरस होते हैं इनकी रचनाओं में। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है वे भिखारी दास के, न ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में इनकी रचना कैसी है? रंजन कारणी है, ध्यान रखना है। ठीक है, कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारणी है इनकी रचना भिखारी दास की। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं। इनमें उक्ति व चित्रीय अपेक्षित होता है। देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी सी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। भाई ये भिखारी दास के विषय में था। भाई ये आपको ध्यान रखना। और कथन जो है यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जो कथन है यहीं से बनते हैं। और जितने कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, और आप सभी को पता है पेपर में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। भाई अब बेनी परवीन है, इनके विषय में क्या कुछ कहा गया है देख लेते हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है, बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। ऋतु के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए हैं। इनमें प्रथानुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। ये बेनी परवीन जी के विषय में है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस है। ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक के से टक्कर लेते हैं पद्माकर से। ठीक है, भाषा और भाव के माधुर्य से जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते हैं। कौन भी? बेनी परवीन, ये आपको ध्यान रखना है।
पद्माकर भट्ट यानी पद्माकर जी के विषय में पढ़ते हैं हम। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। पद्माकर का कौन सा ही रचना है? जगत विनोद। मतीराम की रसराज भाई, इनके विषय में बताया गया यहाँ पे। वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। जगत विनोद के विषय में बात है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मगन हो जाता है। आगे देखते हैं। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवियों का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा संगीत मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है और कहीं भाव या रस धारा बहाती है, कई अनुप्रासों की मिलित झनकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर द्रव से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती है और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विशांति की छाया दिखाती है। सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। ठीक है, पद्माकर जी के विषय में बातें सारी। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में भी दिखाई पड़ती है। आगे प्रताप शाही जी के विषय में देखते हैं। प्रताप शाही जी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके गद्य को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कहा जा सकता है। यदि हम आचार्य तत्व और कवि तत्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति, भिखारीदास ये कुछ भी सी ठहरते हैं। इधर भाषा की सिद्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी परवीन के मेल में जाती है, तो उधर आचार्य तत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता तक पहुंचाकर छोड़ दिया। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है। इस भावुक और परवीण की वाणी में यह दोष कहीं नहीं आने पाया है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें न कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शिथिल्य और न ही शब्दों की तोड़ मरोड़। काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और किसके विषय में? प्रताप शाही के विषय में है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। प्रकरण 2 कंप्लीट हो गया, प्रकरण 3 कर रहे हैं। रीतिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि देखेंगे हम। प्रकरण 2 में जो कवि थे वो मैंने आपको करवा दिया, ग्रंथकार थे ये, ठीक है, वो आपको करवा दिया प्रकरण 2 में। प्रकरण 3 के रीति काल के अन्य कवि देखेंगे और प्रकरण 3 हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन दूसरे प्रकार की इन्होंने पुस्तकें लिखी है। रीति ग्रंथकार किसमें है? प्रकरण 2 में है, जो मैंने अभी करवाया वैसे भी। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। आगे देखते हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भाव, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ है भाई। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्होंने कोई बंधन
इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गई वे। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उदाहरण करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था। इनमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। रसखान, घनानंद, आलम ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए हैं उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। इस प्रकरण के कवियों का क्रम इस प्रकार है, ठीक है, देख लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हम वहीं करेंगे भाई, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बनवारी सबल सिंह चौहान वृंद छत्रसाल कायस्थ है। बेताल आलम गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि घनानंद, रसनदी महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर नागरीदास जी, चौधराज, बख्शी हंसराज, जनक किशोरी शरण। भी आप ये देख लेना, PDF आपको मिल जाएगी आज, ठीक है। और अब इनके जो महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। आलम के विषय में देखते हैं। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ठीक है, रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे भाई आलम। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयताओं की प्रधानता है, ठीक है। किसकी हृदयताओं की प्रधानता है? प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये कथन सभी भाई रामचंद्र शुक्ल जी के, और ये कथन तो काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन, और आलम के विषय में कहा था उन्होंने। आगे है, उत्प्रेक्षा भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, ठीक है। जो आलम है इनकी भाषा कैसी बताई है रामचंद्र शुक्ल जी ने? परिमार्जित और सुव्यवस्थित है। पर उनमें कहीं कहीं किन दिन जो आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के भी प्रयोग हमें मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी शैली के रसबाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। आगे देखते हैं भाई। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आलम है इनकी गणना रसखान और आलम घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, प्रेम की तन्मयता की दृष्टि के अकॉर्डिंग। भाई जो घनानंद है अब इनके विषय में देखते हैं। आलम हमने कर लिया, घनानंद के विषय में देख लेते हैं। इनकी शी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण ही है। विप्रलभ श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। काफी महत्वपूर्ण कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का है भी कथन। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। क्या पता कितनी बार यहाँ से ये लाइन पूछी गई है। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। किसने कहा? घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, आपको ध्यान रखना है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है और यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है। कोरे विभाग पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंत वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बड़ा अर्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वह पाई जाती है। वे संयोग का भी कहीं कहीं बड़ा वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है।
प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य किसी सिंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पदवई। जैसा कि घनानंद ने कहा है, रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी करी दासी। आगे है, प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनमें विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए हमें। ये कथन है और काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखना। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, किसने, घनानंद ने, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है इनकी। इसी से इनके वियोग संबंधी पद ही प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बड़ा अर्थ निरूपक नहीं है भाई। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका वैसा किसी और कवि का नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ से पंक्तियाँ। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका है वैसा किसी कवि का नहीं है। तो ये कथन इन्हीं में से आते हैं भाई, जो पेपर में हमें डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनीय हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आगे देखते हैं। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। काफ़ी बार ये पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। घनानंद के विषय में सारी बातें अब तक जो हम करने लग रहे हैं, भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी ने उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। घनानंद उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी भाई। लक्षण का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उनके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। लक्षण, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी घनानंद के विषय में है। खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई भाई। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन आपको ध्यान रखना है और वही दूसरे कवियों के कथन आएंगे वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। उक्त का अर्धगभ्तर भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अनविनती इनकी निराली होती है। तो घनानंद के विषय में हमारी बातें थी सारी की सारी। अब गिरिधर कवि राय जो हैं इनके विषय में हम देख लेते हैं। इनकी सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इनमें न तो अनुप्रास आदि भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार है। ये श्री गिरिधर कवि राय के विषय में बात है भाई। वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है। वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा, पर घर गृहस्थी के साधन व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया है। हटी जी है भाई, इनके विषय में देख लेते हैं।
अधिकांश भक्तों की उपेक्षा। इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लड़दड़पन नहीं आने पाया है। गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव के विषय में देख लेते हैं। इन तीनों महानुभाव ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश जो महाभारत का ही परिशिष्ट माना जाता है, का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविध छंदों में पूर्ण कवित्व के साथ किया है। ठीक है, जो गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव है, इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश का क्या है अनुवाद किया है। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। यह लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ। इतना बड़ा ग्रंथ देखते हैं आगे, होने पर भी न तो इसमें कहीं शिथिलता आई है और न ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों का विधान इन्होंने ठीक उसी रीति से किया है जिस रीति से इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद उठाया है उसका कुछ दूर तक निर्वाह भी किया है। भी केशवदास की तरह छंदों का तमाशा नहीं बनाया है। यहाँ पर भी रामचंद्र शुक्ल जी ने भी केशवदास की क्या की है, आलोचना की है। आगे है, छंदों का चुनाव भी बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला, घनाक्षरी, सवैया आदि मधुर छंद अधिक रखे हैं। बीच बीच में दोहे और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास आदि का अधिक आग्रह न होने पर भी आवश्यक विधान है। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का भी परिचय देती है। अब जो बोधा है इनके विषय में हम देख लेते हैं। ठीक है, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे। कैसे थे? रसोन्मत्त कवि थे बोधा। इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की थी। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य कहे हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यत्र तंत्र व्याकरण दोष रहने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी। इससे प्रेम की उमंग झलक पड़ती है। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। आगे मधुसूदन, इनके विषय में देखते हैं। मधुसूदन दासकृत रामेश्वर मेध की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का ही सा है भी। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों क्या है, उच्च कोटि के हैं। ये आपको ध्यान रखना, मधुसूदन जी के विषय में बात है ये। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटक मिलाई जा सकती है। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थानों में भेद लक्षित हो सकता है जहाँ बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुट है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय ने देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है कि पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का ही था। भाई किसका? मधुसूदन जी का। ये आपको ध्यान रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में बात है। अब ठाकुर जो बुंदेल खड़ी वाले हैं इनके विषय में है ये। इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। इसमें 2 असनी के ब्राह्मण थे। ठीक है, जो ठाकुर थे 2 तो असनी के ब्राह्मण थे और एक बुंदेलखंड के कायस्थ थे। ठीक है, और जो बुंदेलखंड के कायस्थ थे इसको हम पढ़ेंगे। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल के गई कि भेद करना कठिन है। हाँ, बुंदेलखंडी ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती है जिसमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। भाई आगे देखते हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं है, न कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति के विरुद्ध भाव का उत्कर्ष है। भाई ठाकुर जी के विषय में है। जैसा भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं वैसे भाव को उसी ढंग से यह कवि अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। बोलचाल की चलती भाषा में
भाव का जो का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। आगे देखते हैं। ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्राय स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती है, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया है उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। ये ठाकुर बुंदेलखंडी के विषय में बात है। यह एक अद्भुत बात है कि स्त्रियां बात बात में कहावतें कहा करती हैं। उनके हृदय के भाव की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वाङ्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया वैसा और किसी कवि ने नहीं किया। ठीक है, लोकोक्तियों का भाई सबसे मधुर प्रयोग किसने किया है? उपयोग ठाकुर जी ने किया है। इन कहावतों में से कुछ सर्वत्र प्रचलित है, जो कुछ खास बुंदेलखंडी की है। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। इसी से इनकी कविताएं विशेषतः सवैये इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता है। जब किसी विषय पर भी जी में आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांगदर्शी कवि थे। आगे है, कवि से प्रेम भाव इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी भी ये अक्ति फाग बसंत होली हिंडोरा आदि उत्सव के उल्लास में मगन दिखाई पड़ते हैं। कभी लोगों की शुद्धता कुटिलता दुशीलता आदि पर शोभ प्रकट करते पाए जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कभी कर्म को ये कठिन समझते हैं। रूढ़ी के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ चलने को ये कविता नहीं कहते हैं। राम साहे दास, जो राम साहे दास जी हैं, इनके विषय में देखते हैं भाई। राम साहे दास जी के विषय में बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। ठीक है, राम साहे दास जी की कौन सी रचना? राम सतसई है। और बिहारी जी की जो बिहारी सतसई है, इनके अनुकरण पर इन्होंने ये रचना की है। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहे के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहे में मिलाए जा सकते हैं रसकता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। हाव का वह सुंदर विधान, चेष्टाओं का मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों का वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ? नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की तो आंखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का एक उत्तम ग्रंथ है भाई। आगे है चंद्रशेखर। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थित रखने के लिए हम्मीर हट आगे देखते हैं भाई। हम्मीर हट ही प्राप्त है। उत्साह की, उमंग की, व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है। वैसे ढंग से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। बाबा दीनदयाल गिरी, ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अनयोक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि में नहीं थी। ये बाबा दीनदयाल गिरी के विषय में बात है भाई। यद्यपि इन अनयोक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए थे, पर भाषा शैली की सरसता और पद्य विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन या अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अनयोक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनीय हुई। इनका अनयोक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अनयोक्तियों के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भाव कवि की ही सफल होते हैं भाई। लौकिक विषयों पर भी तो इन्होंने सरल अनयोक्तियाँ कही ही है। आध्यात्मिक पक्ष में भी दो एक रहस्यमय उक्तियाँ इनकी हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी था।
यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत ही की थी। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। अब है द्विज देव, काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई ये कवि हमारे लिए, महाराजा मान सिंह भाई। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्होंने अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए भाई, ठीक है। ब्रज भाषा के जो श्रृंगारी कवि थे उनकी परंपरा में भाई जो द्विज देव है या महाराजा मान सिंह है, इनको अंतिम कवि हमें समझना चाहिए, प्रसिद्ध कवि। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि है, ठीक है। जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में कौन है अंतिम प्रसिद्ध कवि? पद्माकर। उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में ये है। इनकी सी सरस और भाव में फुटकल रस श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गई थी। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है भाई। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म से अदा करते जान पड़ते हैं। पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवाने के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता है। द्विज देव जो है महाराजा मान सिंह, उनके विषय में बातें हैं, ठीक है। उनका जो ऋतु वर्णन है काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। हमने रीतिकाल के जो तीनों प्रकरण थे वो कंप्लीट कर लिए हैं भाई, ठीक है। रीतिकाल के तीनों प्रकरण कर लिए हैं, सामान्य परिचय कर लिया, उसमें जो रीति ग्रंथकार कवि थे वो हमने कर लिए और रीतिकाल के जो अन्य कवि थे वो हमने कर लिए है भाई। जो रीतिकाल की समय सीमा थी वो भी हमने कर ली है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।